जैसे ही हम लोग स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, तो उसमें एक वर्ड आ जाता है बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, मेल को कभी फीमेल, हाँ आज की साइंस में तो बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं। अभी तो आपने देखा होगा संजय बांगड़ एक आपके पुराने क्रिकेटर थे, उनके बच्ची या बच्चा ने अपना जेंडर चेंज करवा लिया है। क्या सेट कर लिया आप? गोल सेट कर लिया सर। सबका गोल हो सकता है जेई हो, किसी बच्चों का एनडीए हो, कोई मर्चेंट नेवी में जाना चाहता हो। जीत है जीत की तो हार से डरना क्या, समंदर से जंग है मेरी, समंदर से जंग है मेरी, दरिया से डरना क्या। बेटा देखो, रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि क्लास 11th एंड 12th का कंबाइंड टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पे आपको 12th में भी पढ़ना है और 11th में भी पढ़ना है। इतना कहते ही तो बच्चे समझ जाए कि हाँ सर सही बात है, रसिया के साथ हमारे संबंध, वैसे भी रसिया के संबंध तो हमारे यूथ के साथ भी बहुत अच्छे हैं। हर कोई बच्चा क्या करता है, रसिया के लोगों को पसंद करता है, ठीक है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया? तो बेटा कॉमेट हब परिवार में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को अभी तक मैथ्स की 2 वीडियो मिली होंगी, क्लास 11th की 2 वीडियोस आपको मिली होंगी। वो किससे रिलेटेड थी? हमारा जो टॉपिक सेट थ्योरी था उससे रिलेटेड थी, ठीक है बेटा। आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th एंड 12th का एक कॉमन चैप्टर होता है जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। क्लास 11th में थोड़ा सा उसका इंट्रो वाला पार्ट होता है और क्लास 12th में टाइप्स ऑफ रिलेशन आ जाता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम आज क्या बेसिकली डिस्कस करेंगे क्लास 11 से रिलेटेड टॉपिक्स, ठीक है। उसके बाद में हम सेकंड वीडियो में टाइप ऑफ रिलेशन स्टार्ट करेंगे। अभी आज की क्लास में सिर्फ हम क्या पढ़ेंगे, रिलेशन होता क्या है और उससे रिलेवेंट जो भी हमारे मैटर्स हैं, जो भी हमारे टॉपिक्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे और बेटा हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपने सेट का जो भी टॉपिक देखा था उसका अभी एक लेक्चर अभी हमें और डालना है, जिसका शायद वेन डायग्राम वाला पोर्शन एंड PYQ, जेई का PYQ अभी बाकी है, उसको भी हम अभी 1-2 दिन के अंदर आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा, ये जो है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन का टॉपिक, ये क्लास 11th एंड 12th दोनों का कंबाइंड है। क्लास 11th में बस क्या है, बेसिक हमें पढ़ना है और क्लास 12th में उसके टाइप्स वगैरह हमें पढ़ने हैं, ठीक। तो अभी हम क्लास 11 से यानी कि बेसिक्स एकदम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ आपको जो रिलेशन पढ़ने से पहले जो आपको पढ़ना है वो क्या है, वो व्हाट इज़ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सबसे जैसे ही हम लोग स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, तो उसमें एक वर्ड आ जाता है बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, सबसे पहले बेटा हम लोग इसको देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ ज़्यादा कोई विशेष डिफ़िकल्ट वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्या करना है, लेट हमारे पास 2 सेट हैं, कितने हैं, और ये जो हमारे सेट है ना बेटा, ये नॉन एम्पटी सेट हैं। कैसे सेट हैं बेटा, ये हमारे नॉन एम्पटी सेट हैं। चलो लेट कर लेते हैं बेटा, लेट बी 2 नॉन एम्पटी सेट। कितने सेट बेटा, 2 नॉन एम्पटी सेट, ए सेट्स ए एंड बी। ऐसा हम मान लेते हैं कि बेटा कि हमारे पास 2 सेट है, एक सेट का नाम ए है और दूसरे सेट का नाम बेटा बी है। अब सेट ए में बेटा कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा, तो इसके एलिमेंट हम लोग लिख लेते हैं ए एंड बी, 2 एलिमेंट हमने लिखा। और सेट बी में भी बेटा कुछ एलिमेंट लिख ले रहा हूँ, 1 एंड 2। ये हमारे अभी हम केवल 2 एलिमेंट की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। सेट ए में कितने एलिमेंट बच्चा, 2 एलिमेंट। सेट बी में कितने एलिमेंट, वहाँ पे हमने 2 एलिमेंट ले रखा है। कार्टेशियन प्रोडक्ट करना, क्या करना हम लोगों को बेटा, हमें करना है यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग A क्रॉस B से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बेटा A क्रॉस B लिखा है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम बेटा बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा होगा, दोनों सेट को हम लोग लिख लेंगे। दोनों सेट के एलिमेंट को हमने क्या कर लिया, लिख लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ 1, 2। अब यहाँ पे हमें पहले A का 1 के साथ A का क्या लिखना है, प्रोडक्ट लिखना है, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के लिखना है। कैसे लिखेंगे, पहले देखो बेटा A, 1 आ जाएगा। सिमिलरली A का 2 के साथ तो A, 2 आ जाएगा बेटा। फिर बेटा B वाला एलिमेंट उठाएंगे, B को पिक करेंगे, पहले वाले सेट के एलिमेंट B को, तो ये B, 1 होगा और ये हमारा हो जाएगा बेटा B, 2। ये हमने जो भी लिखा है, ये हमने जो भी लिखा है आपको,
ये क्या है, यही हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है। क्या है बेटा, ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, यही लिखा है। ठीक है। हाँ, एक बात ध्यान रखना, कुछ बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा, क्या सर हम जो आपने ये लिख रखा है, तो क्या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे a,1 लिखा है हमने, तो कोई बच्चा कह रहा है सर इसको क्या 1,a भी लिख सकते हैं? नहीं बेटा, ये क्या होता है, ये एक ऑर्डर होता है, ऑर्डर्ड पेयर होता है। ठीक है। जैसे एक कोई मेल है और एक फीमेल है, एक कोई क्या लिखा है, मेल है, यहाँ पे फिक्स कर दिया गया कि भाई देखो यहाँ मेल बैठेगा और यहाँ फीमेल बैठेगा, तो आप इनको कैसे बेटा एक्सचेंज कर सकते हो, मेल को कभी फीमेल। हाँ, आज की साइंस में तो बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं, अभी तो आपने देखा होगा संजय बांगड़ एक आपके पुराने क्रिकेटर थे, उनके बच्ची या बच्चा ने अपना जेंडर चेंज करवा लिया है, तो ऐसा नहीं, लेकिन ये मैथ्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ ऑर्डर्ड पेयर एक क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं जब तक कि उनके एलिमेंट इक्वल ना हो जाए। ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना, अगर कहीं पर ऐसा लिखा है a,1 ऐसा लिखा है ना बेटा, हमने क्या लिखा है, a,1 लिखा है, तो आप इसको 1,a नहीं लिख सकते। दिस इज नॉट इक्वल टू ईच अदर, ये आपस में इक्वल नहीं होते हैं, याद रखना। बच्चे अक्सर यही गलती करते हैं, इनको क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। नहीं बेटा, ये इक्वल नहीं, ये रॉन्ग है। ऑर्डर्ड पेयर तभी एक दूसरे के इक्वल हो सकता है, तभी एक दूसरे, जैसे हमने लिखा a,b हमने एक क्या लिखा, ऑर्डर्ड पेयर। बेटा इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है ना बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। तो a,b तभी इक्वल हो सकता है जब यहाँ भी क्या हो, a,b हो। समझ में आई बात। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि करस्पॉन्ड a की जो भी वैल्यू यहाँ है वही वैल्यू यहाँ होनी चाहिए, करस्पॉन्डिंग वैल्यू। ठीक है ना बेटा, और b का जो भी वैल्यू यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए, तभी एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे, वरना ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब सर मैं इनको ऐसे ऑर्डर चेंज करके, यानी a,b को हम b,a नहीं लिख सकते हैं बेटा। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है, एक इनका सिस्टम है। ठीक है। जैसे आप पढ़ते हो ना, पहले x के कोऑर्डिनेट लिखना है, फिर y के कोऑर्डिनेट। क्यों x के कोऑर्डिनेट पहले लिखना है, पहले हमने ऐसा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है, पहले हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लिखते हैं, देन क्या लिखते हैं बेटा, देन हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपने कभी पूछा ये x, y ही क्यों लिखा जाता है, इसको बेटा हम y, x क्यों नहीं लिख सकते? समझ में आ रहा है, लिख तो सकते हैं, बट क्या है, यहाँ पे ये x है ना, ये x है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये क्या है, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। y क्या होता है, x पे डिपेंड करता है। ठीक है। y पे कौन डिपेंड है, y किस पे डिपेंड है, y जो है हमारा x पे डिपेंड है। तो हमारा ये ऑर्डर है, फिक्स ऑर्डर है कि पहले हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखते हैं, देन हम डिपेंडेंट वेरिएबल लिखते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे भी वही काम है कि इस सिनेरियो में, इस केस में हम क्या करते हैं, जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उनके ऑर्डर को हम इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं, वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा क्या है, a,1 है, ये हमारा a,2 है बेटा, ये हमारा क्या है, b,1, ये हमारा क्या है, b,2। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डर्ड पेयर। ये हमारे क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, दो सेट का क्या लेते हैं बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, तो वहाँ से हमें क्या मिलता है, वहाँ से हमें ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट मिलता है। ऑर्डर्ड पेयर का क्या मिलता है, ये देखो सेट ही तो है बेटा, करली ब्रैकेट के अंदर अगर हमने किसी एलिमेंट को, सेट वाले टॉपिक हमने पढ़ाया था, करली ब्रैकेट के अंदर हमने एलिमेंट, पर्सन, रिवर कुछ भी लिख दिया तो ये क्या डिनोट करने लगता है, ये एक सेट को रिप्रेजेंट करने लगता है। किसको रिप्रेजेंट करने लगता है, एक सेट को रिप्रेजेंट करने लगता है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, जो a,b यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, दो सेट, सेट ए एंड सेट बी दो हैं, और उनका हम क्या कर रहे हैं बेटा, उनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सर जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो एलिमेंट को, पहले वाले सेट के एलिमेंट को दूसरे वाले के एलिमेंट के साथ बस लिखना है। कैसे, ऑर्डर्ड पेयर के साथ। कैसे लिखना है बेटा, ऑर्डर्ड पेयर के साथ। आई होप कि आपको ये बात एकदम से क्लियर हो गई होगी। इसके लिए हम आपको एक एग्जाम्पल भी कराएंगे, पहले आप ये एकदम से नोट डाउन कर लीजिए या फिर एसएस ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या लेना है स्क्रीनशॉट में बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग लिखते कैसे हैं, यानी कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, क्लियर है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या है, सेट ए के एलिमेंट को क्या करना है, सेट बी के एलिमेंट के साथ लिखना है, किस फॉर्म में, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। किस फॉर्म में बेटा, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर है बेटा। यहाँ पे किसी को तकलीफ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये हमारा क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है। क्या है बेटा, ऑर्डर्ड पेयर है। चलो
नेक्स्ट बात करते हैं हम बेटा। नेक्स्ट हमारा है एक एग्जाम्पल, हम आपको समझाना है क्या रहे हैं। देखिए हमारा एग्जाम्पल क्या है, तो देखो ये हमारा एग्जाम्पल है बेटा। कह रहा है कि सेट ए है कोई, क्या है बेटा, एक सेट ए है, उसके एलिमेंट है A1 A2 A3, और एक सेट बी है, उसके एलिमेंट हमारे पास कितने हैं, B1 एंड B2 है। ये हमारे दो सेट हैं। अब आपसे पहला पूछ रहा है कि ये बताइए A क्रॉस B क्या होता है, यानी A क्रॉस B क्या होगा, ऐसा पूछ रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया क्या लिखे, पहले A के एलिमेंट आप लिख लेना। किसके एलिमेंट आपको लिखना है बेटा, A के। तो A के एलिमेंट क्या होंगे, कितना, A1 A2 और A3, ये हमने लिख लिया बेटा। किसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, B के एलिमेंट के। तो B के एलिमेंट क्या है हमारे पास, B1 एंड B2। बोलो ठीक है बेटा। चलिए स्टार्ट करें लिखना हम लोग। तो जैसे ही हम लोग स्टार्ट करते हैं लिखना, यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा पहला एलिमेंट आएगा। कौन सा वाला एलिमेंट आएगा बेटा, पहला ऑर्डर्ड पेयर। देखिए A1 के साथ किसका ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे, B1 का। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, A1 कॉमा B1 मिलेगा। नेक्स्ट वाले में क्या मिलेगा, A1 के साथ B2 आ जाएगा, तो A1 कॉमा B2 बेटा। सिमिलरली अब A1 का रोल हो गया ख़त्म, क्योंकि A1 का ऑर्डर्ड पेयर मैंने B1 के साथ भी लिख लिया और B2 के साथ भी लिख लिया। अब किसका बेटा, अब हम बात करेंगे A2 का। तो A2 किसके साथ जाएगा, A2 का भी ऑर्डर्ड पेयर हम लिखेंगे B1 के साथ, और बेटा A2 का भी हम ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे B2 के साथ। यानी A2 का पहले B1 के साथ, फिर A2 का हम B2 के साथ, ठीक है। सिमिलरली A3 का किसके साथ, A3 का पहले B1 के साथ बेटा, और फिर बेटा क्या करेंगे, A3 को हम B2 के साथ ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लिख देंगे। ये हमारा क्या हो गया, अभी ये हमने फाइंड कर लिया है A क्रॉस B, दैट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम सेट A टू सेट B। ये आपका पहला आंसर कंप्लीट। बोलो बेटा यहाँ तक समझ में आया, क्लियर है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं ये आपको क्लियर हो गया बेटा। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब सेकंड में पूछा गया है कितने इसके ऑर्डर्ड पेयर जनरेट होंगे, कितने ऑर्डर्ड पेयर जनरेट होंगे। तो देख लीजिए, काउंट कर लीजिए आप लोग। तो कितना कितना आया बेटा, देखो यहाँ पे ध्यान से। ये हमारे लिए पहला, दिस वन इज सेकेंड, ये दूसरा होगा। ये बेटा थर्ड वाला ऑर्डर्ड पेयर आया है। ये कौन सा है, फोर्थ। ये बेटा कौन सा है, फिफ्थ। और ये हमारा सिक्स है। तो बेटा क्या करना है, ऑर्डर्ड पेयर की यहाँ काउंटिंग करनी थी। तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है सर। क्या फॉर्मूला है बेटा, फॉर्मूला होता है कि जब कभी आपको n ऑफ A क्रॉस B करना हो तो क्या करो, सिंपली n ऑफ A इंटू में क्या कर दो, n ऑफ B। n क्या है, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर सेट वाले टॉपिक में आप लोगों ने सीखा होगा कि कार्डिनल नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। जो भी सेट A के एलिमेंट है, जो भी सेट A के एलिमेंट है वो क्या कहलाते हैं, n ऑफ A कहलाएंगे, यानी कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A। तो सेट A में कितने एलिमेंट हैं बेटा, सेट A में हमारे 3 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है बेटा, देयर आर 3 एलिमेंट। एंड सेट B में कितने एलिमेंट है बेटा, सेट B में हमारे 2 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है बेटा, 2। तो इसको आप जरा मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यही आपको यहाँ से काउंटिंग से भी पता चला है, और ये आपको सीधा सीधा रिजल्ट से भी पता चला है कि अगर हम n ऑफ A क्रॉस B करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका रिजल्ट बेटा n ऑफ A क्रॉस n ऑफ B होता है। n ऑफ A, दैट मीन्स दिस वन इज नोन एज द कार्डिनल नंबर। क्या कहते हैं इसको बेटा, कार्डिनल, इसको हम लोग कार्डिनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा, सेट की लैंग्वेज में से कार्डिनल नंबर कहा जाता है, ठीक है। किसको सर, सेट A के एलिमेंट के, जो भी हमारे पास सेट A के एलिमेंट है ना, उसको क्या कहेंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A। B के जो भी एलिमेंट है उनको क्या कहेंगे, कितने एलिमेंट है अभी दिख रहा है आपको, 2 एलिमेंट। तो दिस वन इज नोन एज द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट B। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट B कितने हैं, 2 है। इसीलिए यहाँ पे बेटा लिखा गया है 3 × 2, दैट मीन्स 6। तो इस पार्ट का ये जो मैंने एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए लिया था बेटा, इसका पार्ट 1 ये वाला रहा, इसका पार्ट 2 ये वाला रहा। ये बेटा क्लियर है, आपको नोट डाउन करना है बेटा, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। बोलो ठीक है, चलो हो गया होगा, आई होप समझ में आ रहा है बेटा। देखो बेटा, मेहनत यानी कि आपकी पढ़ाई स्टार्ट हुई है, आप क्लास 11th में हो, ठीक है। तो अपना एक गोल सेट किए होगे। क्या सेट कर लिए आप, गोल सेट कर लिए सर।
सबका गोल हो सकता है जेई हो, किसी बच्चों का एनडीए हो, कोई मर्चेंट नेवी में जाना चाहता हो, कोई एयरफोर्स। इस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे होगे, ठीक है। तो आप खूब, ऐसा नहीं कि आप बहुत इसको हल्के में ले रहे होगे, क्योंकि आप एक ऐसे परिवेश में हो जहाँ पे बेटा बेरोजगारी बहुत चरम पे है। ये उन्हीं के लिए है जिनके पास थोड़ी कम स्किल है या थोड़ा प्रॉब्लम है उनको, या बहुत ऐसे सारे हैं जिनकी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। अच्छे लोग हैं, अच्छा उनके पास नॉलेज है, स्किल है, सब कुछ, लेकिन एक प्लेस नहीं मिल पा रहा है, प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। तो बेटा आपको अभी समय है, आपके घर वालों ने, आपके पेरेंट्स लोगों ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको दिया है ये 2 साल, क्लास 11th एंड 12th। तो आप इसमें क्या करिए, खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है बेटा। हाँ, जिद है जीत की, जिद है जीत की, तो हार से डरना क्या। जिद है जीत की, तो हार से डरना क्या। समंदर से जंग है मेरी, समंदर से जंग है मेरी, दरिया से डरना क्या। समझ रहे हो, अगर हमारी जंग किससे है, समंदर से है, तो इन छोटी मोटी दरियाओं का कोई असर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, ठीक है। तो टॉपिक क्या है अपना, दिस वन इज, अभी हमें क्या करना है, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को डायग्राम से आपको रिप्रेजेंट करना है। तो हम आपको इसके लिए एक एग्जांपल से समझाते हैं कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 सेट है, वही वापस से मैं ले लेता हूँ। सेट ए के एलिमेंट कौन कौन से थे, A1, A2 और ए हमारे पास यहाँ पे A3। ये हमारे पास क्या था बेटा, ये हमारे एलिमेंट हैं, ये हमारे क्या हैं, एलिमेंट हैं। चलो ठीक है, तो नोट कर लेते हैं हमारे एलिमेंट। दिस वन इज A3, ये हमारे सेट ए के एलिमेंट। और ये क्या है हमारे पास, हमारे बेटा सेट बी के एलिमेंट कौन कौन थे, B1 एंड B2। अब इसे हमें कैसे दिखाना है, डायग्राम से दिखाना है। कैसे दिखाना है बेटा, डायग्राम से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक मैपिंग बना, इसी को मैपिंग कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं बेटा, इसी को डायग्राम को ही हम लोग, बुक में आप देखोगे, बुक इस लैंग्वेज में इसे मैपिंग कहा जाता है। कहाँ से कहाँ तक, सेट ए से सेट बी। ये हमारा सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा मान लो आप। और ये हमारा क्या है, ये हमारा सेट बी है बेटा, क्लियर। अब इसके एलिमेंट क्या है उसको हम फिल कर देते हैं। तो पहले वाले सेट के एलिमेंट बेटा A1, इसके एलिमेंट A2, इसके एलिमेंट A3। इसके एलिमेंट भी हम लोग लिख लेते हैं बेटा, क्या क्या है देख लो। इसके एलिमेंट हमारे पास B1 है और क्या है बेटा, B2 है। अब क्या करना है, इसे डायग्राम से दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है, या इसी को एरो डायग्राम भी कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है, इसी को हम लोग एरो डायग्राम भी कहते हैं। चलिए दिखाते हैं। तो A1 किस किस के साथ जिग गया था, याद है ना, A1 का B1 के साथ भी ऑर्डर्ड पेयर बनाया था, और बेटा किसके साथ बनाया था, B2 के साथ बनाया था ना बेटा हम लोगों ने। तो A1 का B1 और B2 के साथ। सिमिलरली A2 भी किसके किसके साथ जाएगा, B1 के साथ भी जाएगा और बेटा B2 के साथ भी जाएगा। एंड A3 इज आल्सो किसके साथ, B1 एंड B2 के साथ। तो बेटा क्या करना है, अब इन्हीं को लिख लेना है हमें। क्या करना है, लिख लेना है। कैसे लिखेंगे, A1 किसके किसके साथ ऑर्डर्ड पेयर में था, तो A1 हमारा बेटा B1 के साथ भी था सर, और बेटा A1 हमारा B2 के साथ भी ऑर्डर्ड पेयर था, ऐसा बनाया था उसने। सिमिलरली A2 किसके साथ, B1 के साथ, एंड A2 किसके साथ बेटा, B2 के साथ। एंड अगेन A3 B1 के साथ और A3 हमारा B2 के साथ। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। यही तो हमने किया था बेटा, अभी पिछली स्लाइड में हम लोगों ने यही किया था ना, एग्जैक्टली। A1 का ऑर्डर्ड पेयर B1 और B2 के साथ, A2 का ऑर्डर्ड पेयर B1 एंड B2 के साथ, A3 का ऑर्डर्ड पेयर B1 एंड B2 के साथ। यहाँ पे भी अगर आप डायग्राम को अच्छे से देख पा रहे हो तो यहाँ भी वही काम किया गया है, और बस क्या किया हमने, एरो से उनको ज्वाइन कर दिया, एरो से, दिख रहा है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग मैपिंग कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं बेटा, आगे हम लोग ऐसे रिलेशन में भी पढ़ेंगे। सिमिलरली सेम, कुछ इसमें ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा, बट क्या है, अभी हम लोग आपको समझा रहे हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। अगर कार्टेशियन आपको समझ में आ गया तो आगे रिलेशन समझने में आपको आसानी होगी, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया, आगे बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना अगला पॉइंट क्या है हमारा। तो देखो बेटा, इसके बाद हमारे पास है ऑर्डर्ड पेयर, वही जो अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हम क्या कर रहे हैं, ऐसा कोई A क्रॉस B, ऐसा क्या लिख रहे हैं,
ए क्रॉस बी। ऑर्डर्ड पेयर कब मिलेगा? जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है ऑर्डर्ड पेयर आपको कैसे मिलता है, क्या आप ऐसा अप्लाई कर देते हो कि आपको ऑर्डर्ड पेयर जनरेट हो जाता, तो आप क्या बताओगे? सर अगर हम सेट, कोई भी दो सेट है और दोनों नॉन एम्पटी सेट है, अगर हम क्या करें, मान लीजिए सेट ए का सेट बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लें। क्या ले लें बेटा? अगर हम इसका क्या ले लें, कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लें, तो वहाँ से हमें क्या जनरेट हो जाता है? वहाँ से सर हमको ऑर्डर्ड पेयर मिलता है। क्या मिलता है बेटा? ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं सर। ऑर्डर्ड पेयर कैसे लिखे जाते हैं सर? करली ब्रैकेट के अंदर कुछ ऐसे, जैसे हमने 1,2 लिखा, 2,3 लिखा, 4,2 लिख दिया। ये क्या है सर? ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर। ये हमारे क्या है बेटा? दिस वन इज नोन एज ऑर्डर्ड पेयर। क्या कभी दो ऑर्डर्ड पेयर एग्जैक्टली सेम हो सकते हैं? हाँ सर, हो तो सकते हैं, बट क्या है, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सर सेम होने चाहिए। इन जनरल वो आपस में सेम नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि आप क्या करना है, आपको x और y की शायद वैल्यू फाइंड करना है। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ, यदि क्या है, ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर ये आपस में इक्वल है तो x और y की वैल्यू पूछ रहा है। तो अभी मैंने आपको समझाया कि अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है तो क्या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो ये 4x प्लस वाई जो है ये किसके इक्वल होना चाहिए? ये हमारा किसके इक्वल होना चाहिए बेटा? इस 3x प्लस 5 के इक्वल होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग दैट मीन्स ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए और ये y किसके इक्वल होना चाहिए? -2 के इक्वल होना चाहिए। तो क्या करो, इन दोनों को आप इक्वल कर दो। क्या कर दो बेटा? इक्वल कर दो। तो देखो 4x में से 3x घटाओगे तो x मिलेगा, और बेटा ये 5 में से 3 को माइनस कर दो बेटा, तो कितना आ जाएगा? x की वैल्यू यहाँ से आपको 2 मिल जाएगी। ठीक, अब नेक्स्ट बेटा देखो, y के साथ अगर कंपेयर किया आपने तो यहाँ से कितना मिला? -2। तो ये देख पा रहे हो आप कि ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड अगर आपके पास क्वेश्चन है, वो भी अननोन ही पूछा जाएगा आपसे। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और है ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड। यहाँ पे लिख रखा है, मान लीजिए साइन ऑफ पाई, यहाँ पे आपको दिया है साइन ऑफ पाई, कॉमा यहाँ y लिख रखा है, और इधर आपके पास दे रखा है, यहाँ पे दिया है कॉस पाई प्लस x, और यहाँ 3 लिखा है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? 3। और आपसे पूछ रहा है x और y बताइए। क्या पूछ रहा है? फाइंड। फाइंड आपसे कह रहा है बेटा कि फाइंड करिए, फाइंड x एंड y, ऐसा आपसे बोल रखा है। ठीक, तो क्या करेंगे? वही पुरानी कहानी है कि ऑर्डर्ड पेयर वाला केस में हम क्या करते हैं, जब तक कि उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट वो आपस में इक्वल नहीं होंगे, तब तक कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं। यहाँ बेटा ऐसे ब्रैकेट लगा लीजिएगा, ओपन इंटरवल टाइप का। ठीक है, देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेटा साइन पाई, साइन पाई क्या करेंगे बेटा? साइन जो हमारा पाई है, ओके, तो यहाँ हमारा आ जाएगा साइन पाई इक्वल्स टू कॉस पाई प्लस का x। अब आप सबको पता है कि साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है? साइन 180 की 0 होती है बेटा, एंड कॉस पाई की वैल्यू बेटा -1 प्लस का x। इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू बेटा 1 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी सर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ इसके पास आ जाओ y से, तो y का कंपेयर किसके साथ? 3 के साथ करेंगे बेटा, तो y इक्वल्स टू कितना मिला? तो ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई जब ये ऑर्डर्ड पेयर आपस में कैसे थे? इक्वल थे तब। ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब हो सकते हैं? ये तभी हो सकते हैं बेटा जब x की वैल्यू 1 हो जाए एंड y की वैल्यू 3 हो जाए। ठीक है, ये क्लियर हो गया बेटा? तो ये ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चंस आएंगे तो ऑर्डर्ड पेयर का इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। जेई में पूछा गया है, जेई में 2006 में एक क्वेश्चन आया है, अभी हम उसको कराएंगे आपसे, लेकिन पहले ये आप बेसिक चीज़ें सीख लीजिए। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में? क्वेश्चन पे हमारे पास है, लेट ए एंड बी आर टू सेट हैविंग 3 एलिमेंट कॉमन। क्या बोल रहा है कि हमारे पास 2 सेट है बेटा, सेट ए एंड सेट बी। इसमें क्या है? 3 एलिमेंट इसमें कॉमन दे रखा है। चलो ठीक है, फिर कह रहा है कि n ऑफ a, दैट मीन्स सेट a के पास हमारे 5 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है बेटा? देयर आर 5 एलिमेंट इन सेट a, एंड सेट b के पास हमारे कितने एलिमेंट है बेटा? 4 एलिमेंट है। देन आपसे पूछ रहा है, देन फाइंड n ऑफ a क्रॉस b। a क्रॉस b का मतलब a का कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ लिया गया? b के साथ।
देन इंटरसेक्शन लेना है बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ ए के साथ, ठीक है। तो जो भी हमारे पास यहाँ इंफॉर्मेशन है पहले उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। एन ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास कितना है बेटा, देयर आर 5 एलिमेंट इन सेट ए एंड सेट बी में हमारे पास कितने एलिमेंट है बेटा, बी में हमारे पास टोटल 4 एलिमेंट हैं। अब क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास ए और बी में कोई कितने एलिमेंट कॉमन है, तो 3 एलिमेंट कॉमन है। दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है बेटा, यहाँ पे हमारे पास 3 दे रखा है। तो चलिए अब एक बात आप समझिए, थोड़ी देर के लिए अगर हम क्या करें, कोई सेट ए एज्यूम कर लें, कोई सेट क्या करें हम ए मान लें, क्या सेट ले लें, लेट बी सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड 5। सेट ए में कितने एलिमेंट हमारे बेटा, सेट ए में हमारे 5 एलिमेंट, ठीक, हमने लिख लिए सर 1 2 3 4 एंड 5। अब सेट बी की बात करें बच्चा, तो सेट बी में हमारे पास भी 4 एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन इस बार सेट बी के एलिमेंट हम कुछ और नहीं ले सकते, हमें मिनिमम 3 एलिमेंट सेट ए के तो उठाने ही पड़ेंगे, ठीक है। मैक्स टू मैक्स नहीं, मैक्स टू मैक्स 4 रखने हैं बट 3 एलिमेंट कॉमन लेने हैं, सेट ए जैसे ही लेने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से कोई भी आप 3 एलिमेंट उठा लीजिए, कोई भी आप 3 बेटा पिक कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, 2 पिक कर रहे हैं, 3 4 एंड इसमें 4th वाला कोई भी, लेट सपोज हमारे पास चौथा इसका एलिमेंट कितना था, वो कितना था बेटा 6 था। अब आपको दिख गया, तो इसमें 3 एलिमेंट कॉमन है। कौन कौन से कॉमन हो गए, 2 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, 4 इसके पास, एग्जैक्टली बी वाले सेट में भी हमारे पास 2 3 4 है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम क्या करें, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, किसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बता लेते हैं बेटा। अगर हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी ले, और ए क्रॉस बी लेने के साथ साथ हम क्या कर लें, बी क्रॉस ए भी निकालें और उसका क्या करें बेटा, इंटरसेक्शन ले लें। क्या ले लें बच्चा, इंटरसेक्शन। तो क्या होगा, वही आपसे पूछ रहा है कि कितने एलिमेंट होंगे, कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे जो इन दोनों में कॉमन होंगे। तो ऐसे सोचो इन जनरल, थोड़ी देर के लिए, अगर मान लीजिए आपके पास 3 एलिमेंट दोनों में कॉमन है, तो सिमिलर टाइप के कितने ऑर्डर्ड पेयर जनरेट होंगे, सर इसमें भी तो 3 ही ऑर्डर्ड पेयर न जनरेट होंगे। कितने ऑर्डर्ड पेयर बेटा, 3 ऑर्डर्ड पेयर, जैसे 2 2 3 3 एंड 4 4, ये सिमिलर हैं। इनका अगर हम ऑर्डर बदलें, इनके प्लेसेस बदलें, तो कोई फर्क ऑर्डर पेयर में नहीं आएगा। तो यहाँ से 3 आएगा और यहाँ से भी हमारे पास 3 आएंगे, तो 3 इंटू 3 कर दो। क्या कर दो बेटा, 3 इंटू 3 कर दो। तो टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर ऐसे होंगे जो हमें कॉमन मिल जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने आ जाएंगे, 3 इंटू 3, तो आंसर विल बी 9। तो टोटल 9 ऑर्डर्ड पेयर ऐसे होंगे जो इसमें भी बेटा आएंगे और बेटा इसमें भी आएंगे, दैट मीन्स इंटरसेक्शन का पार्ट होंगे। क्लियर है, तो बेटा हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बेटा, आई होप ये बात आप सबको समझ में आई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक जेई का, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है ये, जेई 2006 में पूछा गया था। मे बी शायद आप लोग वहाँ, दैट मीन्स तब आप लोगों का जन्म हुआ होगा या नहीं होगा, उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन में क्या मेंशन है, कह रहा है इफ आर एस टी आर प्राइम नंबर्स, आर एस टी हमारे पास क्या दे रखा है बेटा, आर एस टी आर प्राइम नंबर एंड पी क्यू आर द पॉजिटिव इंटीजर, पी क्यू हमारे पास दो कोई पॉजिटिव इंटीजर हैं, सच दैट एलसीएम ऑफ, एलसीएम किसका बेटा, एलसीएम ऑफ पी क्यू इज दिस। ओके, तो आपसे कह रहा है कि हमारे पास कोई दो पॉजिटिव नंबर है जिसका नाम बेटा कितना है, पी एंड क्यू है। लेट ऐसा मान लीजिए कि हमारे पास पी एंड क्यू दो नंबर हैं जिसका एलसीएम कितना आता है, जिसका एलसीएम हमारा आर स्क्वायर टी की पावर 4 एंड एस का स्क्वायर आता है। कोई डाउट हो तो बताइए, ये कहानी समझ में आ गई। ये हमारे पी क्यू के एलसीएम आते हैं। तो एक बात छोटी सी सुनिए आप, एलसीएम का कहानी क्या होता है, जैसे अभी मैं कहूँ 2 की पावर या 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर मैं लिख दे रहा हूँ बेटा, 2 की पावर यहाँ मान लीजिए 4 है। ठीक है, 2 की पावर कितना बच्चा, 2 की पावर हमारा 4 है।
और आपसे मैं कहूँ बेटा इसका एलसीएम कितना होगा, कितना, क्या पूछ रहा हूँ बेटा, एलसीएम, क्या पूछ रहा हूँ हम, एलसीएम। तो आप इसका आंसर कितना बताएंगे, तो आप इसका आंसर 2 की पावर 4 बताएंगे। जो भी प्राइम नंबर है उसकी जो हाईएस्ट डिग्री होती है वही हमारे क्या निकलते हैं, वही हमारे बेटा एलसीएम निकलते हैं। जैसे अगर यहाँ आप थोड़े बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो मैं यहाँ भी आपको समझा रहा हूँ दूसरे तरीके। जैसे 1/2 की पावर 2 लिखा है, प्लस में कितना लिखा, 1/2 की पावर 4। तो अगर मैं आपसे कहूँगा बेटा इसका एलसीएम कितना होगा, तो तुरंत तुम्हारा आंसर आएगा 2 की पावर सर 4 इसका एलसीएम होगा बेटा। तो आप क्या बताएंगे कि सर अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 की पावर 4 तो क्या होगा, 2 की पावर 4 ही इसका क्या होगा बेटा, एलसीएम होगा। क्लियर है? चलो, तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, चलो तो सॉल्व करते हैं हम लोग ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में जैसा मेंशन है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक रफ आइडिया, दैट मीन्स एक अप्रोच हम लोग यूज करेंगे। देखिए अप्रोच क्या है बेटा, अप्रोच ये है कि हमारे पास दो पॉजिटिव नंबर हैं, क्या क्या नाम उनका, एक का नाम P है और एक का Q नाम है। हम ऐसा मान लेते हैं, पहला केस हमारा आर स्क्वायर के लिए है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ किसके लिए कहानी चल रही है बेटा, फॉर आर स्क्वायर, ठीक है ना, इसकी बात हम कर रहे हैं। अब देखिए हमारे पास कहानी ये है कि मान लीजिए ऐसा मैं मान लेता हूँ कि जो आर स्क्वायर है हो सकता है वो P की वैल्यू हो या हो सकता है वो Q की वैल्यू हो, ऐसा हम मान लेते हैं। दैट मीन्स हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, यानी आर स्क्वायर के पास कितनी चॉइस है, वो किसके किसके वैल्यूज हो सकता है, या तो P की वैल्यू होगा या तो Q की। यानी कितनी चॉइस हो गई सर, देयर आर 2 चॉइस। कितनी चॉइस हुई, 2 चॉइस हुई। तो एक को तो फिक्स किया होगा ना, एक को, किसी एक को तो किया होगा ना। मान लीजिए हमने 2 को ही, P को ही लिखा आर स्क्वायर, या कोई बच्चा क्या करेगा Q को लिख लेगा, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो थोड़ी देर के लिए हम क्या कर रहे हैं, r की पावर 2 किसके लिए लिख रहे हैं, r की पावर 2 हम किसके लिए लिख रहे हैं बेटा, तो हम इसको P के लिए लिख रहे हैं। किसके लिए लिख रहे हैं, P के लिए। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ बेटा, तो ये हमारा हो गया, P की वैल्यू हमारी फिक्स कर दी कि ये हमारा आर स्क्वायर था। तो बेटा Q की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो Q की बेटा वैल्यू हो सकती है r की पावर 0, r की पावर 1 एंड r की पावर 2। इसकी वैल्यू भी तो आर स्क्वायर हो सकती है ना। तो कितने केसेस मिले, पहले तो आर स्क्वायर किसके किसके लिए हो सकता है, तो P के लिए भी हो सकता था और Q के लिए, यानी 2 पॉसिबिलिटी वहाँ से आई। देन क्या हुआ, एक को फिक्स कर दिया, मे बी वो P का रहा हो, मे बी वो Q का। तो हमने ऐसा मान लिया वो P की वैल्यू थी। किसकी वैल्यू थी बेटा, वो सर P की वैल्यू थी, हमने ऐसा मेंशन कर लिया, लेट कर लिया। तो अगर वो P का था वैल्यू आर स्क्वायर, तो Q के पास कितने चॉइसेस हैं सर, Q के पास 3 चॉइस है। कौन कौन सी, r की पावर 0 रख सकता है, r की पावर 1 भी रख सकता है और r की पावर 2 भी रख सकता है। देयर आर 3 चॉइस। बट क्या होगा कि अगर P और Q दोनों हो गए आर स्क्वायर, तो दैट मीन्स सेम नंबर रख लिए वो लोग, सेम डिग्री रख लिए। तो ऐसे नंबर को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। दैट मीन्स टोटल कितने वेज आ गए बेटा, तो टोटल हमारे पास वेज आए 5 वेज। ओके, नाउ अब हम t की पावर 4 की कहानी लिखते हैं। t की पावर 4 का भी सिमिलरली यही कहानी है। अब t की पावर 4 के पास कितने ऑप्शन है, कितनी चॉइसेस है, 2 चॉइस। कौन कौन, वो P का वैल्यू भी हो सकता है, वो Q की। तो किसी एक का तो पहले तो लिखना पड़ेगा ना। तो हमने लिख लिया कि सर मे बी किसी एक की वैल्यू तो रहेगा ही। अब बात कर लिया, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं P की यहाँ वैल्यू फिर से एज्यूम कर लेता हूँ, ये t की पावर 4 थी। तो Q के पास ऑप्शन क्या क्या है, Q के पास t की वैल्यू 0 भी हो सकती है, t की पावर 0, t की पावर 1, t की पावर बेटा 2, t की पावर बेटा 3 एंड t की पावर 4। ये उसके पास देयर आर 5, 1 2 3 4 एंड 5 ऑप्शन आ गए। किसके लिए आए सर, आपने P के लिए अगर ऑलरेडी यहाँ लेट कर चुके हो तो ऑप्शन Q के लिए आएगा। अगर यहाँ आपने Q के लिए लेट करोगे, मान लोगे, तो ऑप्शन किसके लिए आएगा, वो P के लिए आएगा। तो यहाँ से देखिए 5 और माइनस हमें 1 करना पड़ेगा। 1 क्यों करना पड़ेगा, किस लिए 1 करना पड़ेगा भाई, तो आप कहोगे सर 1 इसलिए करना पड़ेगा कि हो सकता है उनमें से दोनों की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई, r की पावर 4 हो गई। तो वो वाला केस क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। तो आंसर यहाँ से कितना आएगा, तो यहाँ से सर निकल के आएगा हमारा 9 वेज। अब आते हैं बेटा s की पावर 2 के लिए। किसके लिए, s की पावर 2 के लिए। ठीक है, क्लियर, ये किसके लिए, s की पावर 2 के लिए। तो यहाँ वैसा सेम वही सिचुएशन, हम किसकी वैल्यू मान लेते हैं, P की वैल्यू मान लेते हैं कि हमारे पास s स्क्वायर रहा होगा। कितना रहा होगा बेटा, s स्क्वायर। तो Q के पास ऑप्शन क्या क्या है,
क्यू के पास ऑप्शन है एस की पावर 0, एस की पावर 1, एस की पावर 2। बोलो ठीक है, बोलो बच्चा। तो यहाँ से फिर से वही कहानी होगी, 2 इंटू 3 माइनस 1, दैट मीन्स देयर आर कितने वेज आ गए एस के लिए, 5 वेज सर यहाँ भी आ गए। तो टोटल कितने वेज आए, टोटल, तो टोटल सर कितने वेज आएंगे वो चेक कर लेते हैं। तो टोटल ऑर्डर्ड पेयर इसी का है बेटा, यही क्वेश्चन है हमारा। टोटल हमें ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करना, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब पी की वैल्यूज, ठीक है। तो टोटल हमारे पास आएंगे, टोटल आंसर कैसे आएगा, 5 इंटू 9 इंटू 5, दैट मीन्स 225। ये हमारे क्या आएंगे, दैट इज द टोटल ऑर्डर्ड पेयर। ये हमारे टोटल ऑर्डर्ड पेयर बेटा 225 आएगा। तो ये देखिए जेई का एक बहुत टफ प्रॉब्लम नहीं आया था, एक बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम आया था जो ऑर्डर्ड पेयर और किस पर बेस्ड था, एलसीएम, दोनों को कंबाइन करके, दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करके जेई ने एक अच्छा क्वेश्चन बनाया था बेटा, ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो ये इसको आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। आई होप कि आपने इसका एसेस कर लिया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, हमारे पास नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। तो बेटा यहाँ से देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नहीं है बेटा, अब हम लोग अपने वापस से टॉपिक पे आ गए हैं। यही हम लोगों को बेसिकली पढ़ना था आज के डे में। क्या है हमारा टॉपिक, अपना टॉपिक क्या था, रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन। बेटा देखो, रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि क्लास 11th एंड 12th का कंबाइंड टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पे आपको 12th में भी पढ़ना है और 11th में भी पढ़ना है। 11th में क्या करना है, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, बेसिक हमें पढ़ना है, बट 12th में क्या इसके टाइप से पढ़ने हैं और इसको यूज कैसे कैसे करते हैं हम लोग, उसका एग्जाम्पल वगैरह के साथ हम देखते हैं। बट अभी ये जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ ये क्लास 11th एंड 12th दोनों बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ। बट अभी क्या है, यहाँ बेसिक पढ़ा रहा हूँ, तो अभी जो है टाइप्स नहीं स्टार्ट है, तो ये सिर्फ क्लास 11th के बच्चे के लिए, वैसे 12th के लिए रिवीजन जैसा हो जाएगा, बस इतना सा ध्यान रखिएगा। ये 11th का ही टॉपिक अभी चल रहा है बेटा, ठीक है। चलो, रिलेशन तो बहुत अच्छा टॉपिक है सर, रिलेशन पे ही तो पूरी दुनिया टिकी है ना बेटा। अभी देखो, जैसे यूक्रेन और रसिया का रिलेशन बहुत ख़राब है कि नहीं है। हाँ, लेकिन इंडिया के लोग ना रसिया को बहुत पसंद करते हैं, आपको पता है ना। इतना कहते ही तो बच्चे समझ जाए कि हाँ सर सही बात है, रसिया के साथ हमारे संबंध, वैसे भी रसिया के संबंध तो हमारे यूथ के साथ भी बहुत अच्छे हैं। हर कोई बच्चा क्या करता है, रसिया के लोगों को पसंद करता है, ठीक है। हाँ, भोजपुरी में गाना भी बहुत सारे हैं। हाँ बेटा, हाँ। तो उन सब बातों पे हमें ध्यान नहीं देना है, हमें तो अपने मैथ्स के रिलेशन अच्छे बनाने हैं। मैथ्स से अगर हमारा रिलेशन अच्छा होगा तो अगर मुझे जेई वगैरह देना होगा तो फिर बातें आसान होगी बेटा। तो चले, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इसके डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं, प्रॉपरली डेफिनेशन क्या है। एक बार आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगी तो हो सकता है कि इसके जो भी इसके डेफिनेशन में जो भी वर्ड यूज किए जा रहे हैं वो आप अच्छे से पिक कर सको, ठीक। क्वेश्चन में डेफिनेशन में बोला है, अ रिलेशन आर इज डिफाइंड। रिलेशन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं बेटा, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आर। किससे डिनोट किया जाता है बेटा, इसे हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। किसको सर, रिलेशन को, ओके। सो इट रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए टू सेट बी। इसका कहना ये है कि दो सेट ले लिया हमने। हाँ, याद रखना ये जो दो सेट लिए गए हैं ना, दोनों सेट कैसे होने चाहिए बेटा, वो सेट आर नॉन एम्प्टी। कैसे होने चाहिए बेटा, सेट हमारे कैसे होने चाहिए, ये हमारे नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, तभी हम जाके कार्टेशियन प्रोडक्ट इनका कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने आपको समझाया हुआ है। तो क्वेश्चन में ये डेफिनेशन में बोल रहा है कि ये क्या है, एक सबसेट होता है। क्या होता है बेटा, सबसेट होता है। किसके किसके बीच का सबसेट लेना है, तो सेट ए टू सेट बी पहले क्या करना है, पहले हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लेना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे ही करेंगे बेटा, उसके बाद हमें क्या करना है, इनका एक सबसेट पिक करना है। तो आप सबको पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम दो सेट का करते हैं बेटा, तो उससे हमें क्या मिलता है, उससे हमें ऑर्डर्ड पेयर जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है बेटा, तो उससे हमें ऑर्डर्ड पेयर जनरेट होता है। अब ऑर्डर्ड पेयर जनरेट हो गया तो उसको एक सेट के फॉर्म में उठा के लिख लेंगे।
जैसे ही सेट के फॉर्म में लिखेंगे तुरंत वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आए हैं, अगर क्या करो आप उनका कोई भी पिक कर लो, 1 2 3 4 जितने भी आपकी मर्जी ऑर्डर्ड पेयर उठा के किसी सेट के फॉर्म में लिखोगे ना, तो वही क्या हो जाएगा, वो हमारा सबसेट हो जाएगा। चलिए इसको मैं एग्जाम्पल के साथ आपको कराता हूँ, दिखाता हूँ। क्वेश्चन जो डेफिनेशन है उसकी लैंग्वेज बहुत आसान है। कह रहा है रिलेशन क्या है, आर इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, यानी रिलेशन किसके किसके बीच में डिफाइन है, तो रिलेशन 2 सेट के बीच में डिफाइन होता है। तो आप सबको पता है रिलेशन कितने लोगों के बीच में डिफाइन होता है। हाँ, मिनिमम 2 पर्सन तो चाहिए जिनके बारे में या जिनके लिए हम क्या कर सकते हैं, रिलेशन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, कहानी समझ में आई। एक कहानी आप ऐसा सोचिए कि एक आदमी की शादी थी तो लड़का डरा हुआ था। तो बार बार वो जब गया शादी में तो दूल्हा क्या कर रहा था, जो लड़की थी उसकी जीजा को ढूंढ रहा था। जब जीजा को ढूंढ रहा था तो सब परेशान हो गए, भाई ये जीजा को क्यों ढूंढ रहा है। तो बुलाया कि भाई आपसे, जीजा जी को बुलाया गया कि भैया जो होने वाले दामाद जी हैं घर के, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो बेचारा मुस्कुराया, फिर सोचा कि क्या बात हो सकती है। बाकी लोग तो सोचे कि साली का शादी है तो हो सकता है जीजा से अटैचमेंट रहा हो, बट जो दूल्हा था वो जीजा जी को आते ही पहले प्रणाम किया, फिर बोला भाई साहब आपकी शादी इनकी सिस्टर से हुई है। तो उन्होंने कहा हाँ भाई हुई है। तो वो इसलिए नहीं बुलाया था कि वो साली के बारे में जान सके, वो इसलिए बुलाया था कि वो उसकी बीवी और उसके बीच के रिलेशन के बारे में जान सके। समझ में आई बात। वो सोचा कि अगर मान लीजिए इनके जीजा और इनकी दीदी का रिलेशन अच्छा होगा, लड़की के जीजा और लड़की की दीदी के बीच का रिलेशन अच्छा होगा, तो उससे ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ लड़की का भी नेचर कुछ ऐसा ही हो, तो जेनेटिक होता है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। तो कहानी यही है बेटा कि अगर ये रिलेशन वाली बात हम लोग यहाँ से समझ गए, कहाँ से समझ गए बेटा, इसके स्टेटमेंट से, तो अपना जो हमारा मोटिव है इस प्रॉपर डेफिनेशन को समझाने का, वो शायद कुछ हद तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो बेटा समझते हैं इस बात को। तो रिलेशन क्या है, रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए टू बी। कह रहा है कि ए और बी 2 सेट थे, उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग कर लेते हैं। तो चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा। तो एग्जाम्पल ये है कि हम 2 नॉन एम्प्टी सेट पिक करते हैं, लेते हैं। तो हमारे पास 2 नॉन एम्प्टी सेट आ गए। सेट ए हम मान लेते हैं कि हमारे पास इसके एलिमेंट 1 और 2 हैं। सिमिलरली बी सेट के एलिमेंट ए और बी हैं। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम क्या करते हैं बेटा, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, इनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट दैट मीन्स ए क्रॉस बी करते हैं। तो जैसे ही हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करने जाएंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमें समझ में क्या आएगा बेटा, तो देखो क्या होता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट तो मैं आप लोग को सिखा चुका हूँ। 1 किसके साथ जाएगा, ए के साथ जाएगा, फिर 1 किसके साथ जाएगा, बी के साथ जाएगा, फिर बेटा 2 किसके साथ जाएगा, ए के साथ, फिर बेटा 2 किसके साथ जाएगा, बी के साथ। तो क्या हमने ए क्रॉस बी लिखा और उसके सारे ऑर्डर्ड पेयर लिख लिया, हाँ सर लिख लिया। अब बेटा यही क्या है, रिलेशन हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा जो ए क्रॉस बी हमने निकाला है, ये हमारा एक रिलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा जब हम क्या करें, किस इसकी जो भी सबसेट, इसके ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट तैयार कर लें। जैसे हमने 1 बी को पिक किया एंड बेटा 2 ए को लिख लिया उठा के, किसको किसको लिख लिया, 2 ए को भी हमने लिख लिया। ठीक है, दिख रहा है, वापस से मैं लिख दे रहा हूँ, हो सकता है बच्चों को क्लियर ना रहा हो। तो यहाँ से हमने लिख लिया 2 ए। अब इसको क्या करना है, एक करली ब्रैकेट के अंदर लिखा, और ये क्या आपको समझ में आ रहा है ना, ये क्या है, इट इज द सबसेट। ये क्या है बेटा, इट इज द सबसेट ऑफ किसका लिख दिया गया, ए क्रॉस बी का। यही तो कहानी है, ये ए क्रॉस बी का सबसेट लिखा गया कि नहीं कहा, लिखा गया है। तो यही जो सबसेट लिखा है आपने ना बेटा, यही क्या है, इट इज द रिलेशन। यही क्या है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को हम आर से दिखाएंगे बेटा। किससे दिखाएंगे, ये हमारा एक रिलेशन है। रिलेशन में क्या क्या लिखा हुआ है, 2 ऑर्डर्ड पेयर हमने लिखे हैं। अब क्या कहानी है कि जो ए है, जो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट बेटा, पहला एलिमेंट, ये दिख रहा है, या ये किससे रिलेटेड है, सेट ए से। किससे रिलेटेड है बेटा, सेट ए से। और जो दूसरा एलिमेंट है
वो किससे बेटा बिलोंग कर रहा है, सेट बी से। तो आपको क्या ये पिक्चर क्लियर हो रहा है कि जो ये हमने ऑर्डर्ड पेयर लिखा है बेटा, क्या लिखा है, ये हमने ऑर्डर्ड पेयर जो भी लिखा है वो क्या बता रहा है, सेट ए किसके साथ रिलेशन, विथ सेट बी के साथ रिलेशन बता रहा है। यही तो बता रहा है वो। कौन बता रहा है सर, 1 कॉमा बी क्या कर रहा है, एक रिलेशन डिफाइन कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, एक रिलेशन। तो 1 इज रिलेटेड टू बी, इसी को हम लोग बेटा रिलेशन कहते हैं। क्या सर 2 कॉमा ए नहीं बता रहा है, बिल्कुल बता रहा है बच्चा। तो 2 रिलेटेड किससे रिलेट कर रहा है, ए से। तो 2 क्या कर रहा है, रिलेशन बता रहा है। किसके साथ रिलेशन बता रहा है, स्मॉल ए के साथ, एलिमेंट ए के साथ रिलेशन बता रहा है। अच्छा ये 2 किससे बिलोंग कर रहा था, सेट ए से बिलोंग कर रहा था। ये स्मॉल ए किससे बिलोंग कर रहा था, सेट बी से बिलोंग कर रहा था। दैट मीन्स जो भी आपने ऑर्डर्ड पेयर लिखा है वो क्या कर रहा है, एक रिलेशन की कहानी को बता रहा है। किसके किसके बीच में, सेट ए से सेट बी के बीच में। यही बेटा प्रॉपरली डेफिनेशन में लिखा गया था, यही डेफिनेशन है। और ये मैंने एग्जाम्पल, तो क्या सर आपने केवल यहाँ 2 ऑर्डर्ड पेयर लिखे हैं, क्या हम 2 से ज़्यादा लिख सकते हैं। हाँ बेटा आप 2 से ज़्यादा, आप सबको उठा के लिख लो तो भी क्या होगा, वो सारे हमारे क्या दिखाएंगे, वो रिलेशन को शो करेंगे। अच्छा क्या सर ऐसा भी हो सकता है कि हम एक भी ऑर्डर्ड पेयर ना लिखें, हाँ वो भी हो सकता है बेटा। उसका एक स्पेशल नाम होता है, वो टाइप ऑफ रिलेशन भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन बट यहाँ मैं आइडिया दे देता हूँ आपको। वो क्या होगा, वो हमारा एम्पटी रिलेशन कहलाएगा। कौन सा रिलेशन कहलाएगा बेटा, उसे हम लोग एम्पटी रिलेशन के नाम से जानते हैं। किसको सर, अगर बेटा हम कोई भी ऑर्डर्ड पेयर पिक ना करें, सेलेक्ट ना करें, तो उसे क्या कहेंगे हम। देखो हम क्या कर रहे हैं, एक यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ लिया ही नहीं मैंने कुछ। एक तो ये है बेटा, आप कुछ भी उठा के रख लो, 2 कॉमा बी रख लो, 1 कॉमा ए रख लो, 2 कॉमा ए रख लो। ये सब सारे क्या है सर, ये भी एक रिलेशन दिखा रहे हैं। हाँ ये भी रिलेशन है। ये सर ये भी आपने जो लिखा ये भी रिलेशन है। हाँ बेटा इसमें हमने क्या किया, कोई ऑर्डर्ड पेयर पिक ही नहीं किया, कोई ऑर्डर्ड पेयर पिक ही नहीं किया। जैसे कि एग्जाम्पल समझो, आपके यहाँ कोई कार्यक्रम है और आपके बहुत सारे रिश्तेदार होंगे, तो कुछ ऐसे रिश्तेदार होंगे जो बहुत पुराने या जो भी हैं, उनसे आपकी अच्छी बनती नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या किया, उनके यहाँ निमंत्रण नहीं भेजा। क्या नहीं भेजा बेटा, या निमंत्रण भेजा भी तो कोई आया नहीं उनके यहाँ से। तो क्या रिलेशन टूट गया, क्या रिलेशन तो सर नहीं टूटा है, अभी वो हमारे रिश्तेदार कहलाते हैं, बट वो उनके यहाँ से कोई आया ही नहीं। तो यहाँ दैट मीन्स क्या हुआ, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर यहाँ मिला ही नहीं आपको। जब बारात के वहाँ, सॉरी बारात कह रहा हूँ, जब वहाँ उस फंक्शन में लोग ढूंढ रहे थे कि भाई कि उधर से कोई आया है क्या, वहाँ से कोई आया है क्या, तो वहाँ पे कोई पर्सन मिला ही नहीं। वहाँ दिख रहा है, समझ में आ रही बात ना। ऐसा होता है ना कि पर्टिकुलर कोई फंक्शन हो और आपने सबको बुलाया, लेकिन एक पर्टिकुलर को भी बुलाया है लेकिन वो आया ही नहीं है। तो लोग जब पूछते तो आप क्या बोलते हो, नहीं पता नहीं वो क्यों नहीं आया, हमको तो आइडिया नहीं है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें चाह कर भी आप बुला नहीं सकते हो। हाँ वो बस अंदर की बातें होती हैं कि हाँ यार अब क्या बोले, अभी तो नहीं बुला सकते, हाँ लेकिन बाद में हम तुमको बुला लेंगे, ठीक है। तो वो वाला रिलेशन मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ बट ये भी सोचो ना कि आप, ऐसा भी होता है ना कि आपने बुलाया लेकिन वो आए नहीं। जब आए नहीं तो लोग ढूंढ रहे हैं कि भाई वो लोग क्यों नहीं आए या कहाँ है, तो आप क्या बोलते हो कि नहीं वो तो नहीं आए, पता नहीं क्यों नहीं आए। तो क्या हुआ, क्या रिलेशन आपका तुरंत खत्म हो गया था, नहीं सर खत्म तो नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ, तो दैट मीन्स वो क्या हुआ, एक इम्पटी रिलेशन, वो खोखला रिलेशन हो गया, ठीक है। क्लियर है बेटा। तो बेटा ये रिलेशन का थोड़ा जनरल व्यूज था अपना, तो ये आप एक बार देख लीजिए कि रिलेशन क्या होता है, तो मैंने आपको समझाया है, ठीक। चलो चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्या है। अब इसके बाद की कहानी जो है वो रिलेटेड टू है बेटा डोमेन एंड रेंज से। रिलेशन में क्या होता है, डोमेन और रेंज होते हैं। सर डोमेन क्या होता है ये आप समझो, इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, ये सब आपको मिलेगा। देखो रिलेशन अलग है, रिलेशन का डोमेन आपका अलग पढ़ना है, और ये उसके बाद फंक्शन जो पढ़ाएंगे उसका डोमेन रेंज अलग होगा। बट यहाँ समझिए ज़रा क्या कहता है डोमेन की कहानी ये है कि कहता है, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो फर्स्ट एलिमेंट क्या कहता है बेटा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या कहता है कि कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है या कोई रिलेशन लिखा है, कोई क्या लिखा हुआ है, रिलेशन लिखा हुआ है, उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, डोमेन कहलाता है। और अगर जहाँ तक कि मैं रेंज की बात करूँ तो ये क्या है, सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, उसे क्या कहा जाता है, उसे बेटा हम लोग रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रेंज। और इसके लिए क्या कहानी है, ये हमारी डोमेन कहलाती। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक रिलेशन लिखा,
ऐसे ही देखो बेटा रिलेशन ने क्या क्या लिखा है, 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 2 कॉमा ए एंड 2 कॉमा बी, ऐसे एंड 2 कॉमा अभी ऐसे 3 कॉमा सी लिख दिया, ऐसे लिख दिया बेटा। एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है बेटा। ये कोई एक रिलेशन गिवन था आपको और आपसे पूछा जाए कि इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछा जा रहा है बेटा व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस रिलेशन। तो आप क्या बताएंगे, जैसा कि मैंने डेफिनेशन आपको समझाने का प्रयास किया कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट आप देखिए। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ऑर्डर्ड पेयर का जैसे ही पहला एलिमेंट हम पिक करने जा रहे थे तुरंत क्या क्या दिखा, ये देखो 1 दिख रहा है। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट क्या दिख रहा है, 1। यहाँ क्या आया, 2 आया, 2। तो सिमिलर टाइप का सेट में तो लिखना नहीं है। यहाँ कितना आया, 3। तो क्या देखा आपने कि जो उसका डोमेन है किसका सर, रिलेशन का, वो कितना कितना लिखा है, 1, 2 एंड 3। दिस इज कॉल्ड डोमेन ऑफ रिलेशन। तो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ही क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है बेटा। रेंज की कहानी अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द रेंज, तो आप सीधा सीधा बताइए कि सर ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट कौन है, ए बी, फिर वापस से रिपीट हो रहे हैं। यहाँ देखेंगे सी लिखा हुआ है ना, तो क्या हुआ, ए कॉमा बी कॉमा सी, ये हमारा क्या आ गया, रेंज आ गया, रीच है हमारी ये। ठीक है, समझ में आ रही बात। रेंज का मतलब दायरा होता है। ऐसे इन जनरल आप देखते नहीं बच्चे लड़ाई वगैरह कर लेते हैं तो क्या कहते हैं, चलिए हम देख लेंगे, कभी आइएगा मेरी तरफ, कभी आइएगा मेरी तरफ, समझ रहे हो। यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि इस रीच के अंदर कभी आ जाइएगा तो बताइएगा फिर क्या होता है। ठीक, तो यही वो कहानी है बेटा। तो रेंज का मतलब जहाँ तक आपकी रीच होती है, जहाँ तक आप पहुँच रहे हो। ठीक है, तो इन जनरल क्या है, अगर हम मैथ की डेफिनेशन बोलें तो सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, सेकेंड एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का जो होता है वो क्या कहलाता है, वो हमारा रेंज कहलाता है। ठीक है बेटा, चलो ये क्लियर है। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और करा लेते हैं इस पर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक मैं अभी आपसे करा रहा हूँ, ये मेरा मैपिंग के थ्रू है। मैपिंग में क्या है कि मान लीजिए आपके पास ये दे रखा है ना बेटा, ये, और एक कोई सेट बी दे रखा है। सेट ए के ये एलिमेंट कुछ है और सेट बी में कुछ एलिमेंट है। सेट ए में मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 ऐसे, और सेट बी में हम लिख रहे हैं एक्स वाई जेड टी एंड डब्लू, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब मैपिंग की कहानी, मान लीजिए एक्स 1 ने किसके साथ, इसकी एरो ऐसे की हुई है, 2 का जेड के साथ, एक्स के साथ सॉरी, एंड 3 आल्सो रिलेटेड टू जेड, 4 आल्सो रिलेटेड टू टी। ठीक है, अब क्या हुआ, अब आपसे क्या पूछ रहा है, डोमेन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा, व्हाट इज द डोमेन। तो आप क्या बताएंगे, याद रखिए सेट ए के जितने भी एलिमेंट होंगे ना वो इनपुट का काम कर रहे होंगे, यानी वही तो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होगा। क्या बोला जा रहा है, 1 किसके साथ रिलेट कर रहा है। तो ये सारे हमारे फर्स्ट सेट ए के जो भी एलिमेंट हैं वो हमारे डोमेन के पार्ट होंगे, 1 2 3 एंड 4, यानी कि सेट ए ये हमारा क्या कहलाएगा, डोमेन। अब बात आती है रेंज पे, किस पे बात आती है बेटा, तो रेंज का मतलब ये होता है कि जिसके साथ भी एरो लगा हुआ है, जिसके साथ एरो है वो हमारे रेंज कहलाएंगे। क्या सर सेट बी के सारे एलिमेंट रेंज नहीं कहलाते, नहीं बेटा, ये तो डिपेंड करता है ना कि एरो किस किस के साथ है। अगर जिसके साथ एरो नहीं है वो आपके रेंज का पार्ट नहीं होगा। क्लियर है, तो यही कहानी है। रेंज में कौन कौन सा आएगा, एक्स आ जाएगा, वाई आएगा, जेड आएगा और टी आएगा। डब्लू नहीं आएगा बेटा, डब्लू क्यों आएगा, किसी पे एरो लगा क्या डब्लू का, नहीं लगा ना, तो वो नहीं आएगा। ठीक है, वो अपना पार्ट नहीं है। अगला बात आती है बेटा कोडोमेन, किसकी बात आती है, कोडोमेन। तो कोडोमेन में क्या होगा, सेट बी के सारे एलिमेंट जिस पे आपने एरो लगाने का प्रयास किया है वो सारे क्या कहलाएंगे, कोडोमेन कहलाएंगे। ठीक है बेटा, ये हमारा कोडोमेन कहलाता है। ओके बेटा, समझ में आ गई बात। तो जो सेट बी होता है उसे हम कोडोमेन कहते हैं। सर कभी कभी तो रेंज भी बोलते हो ना, हाँ रेंज इसलिए बोला जाता है बेटा कि सारे के सारे क्या होते हैं उसके साथ मैपिंग हो जाती है। मान लीजिए अभी किसी ने क्या किया होता, ऐसा कर दिया होता, थोड़ी देर के लिए आप सोचो, ये किसी डब्लू जो है ना 3 के साथ भी इन्वॉल्व हो गया था, ऐसा डब्लू क्या होता 3 के साथ, यानी कि 3 का 2 इमेज आ जा रहा है। कौन कौन सा, एक तो जेड आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है, डब्लू आ रहा है। यहाँ पे 2 इमेज मिल रहा है, किसके 2 इमेज मिल रहे हैं सर, 3 के। तो उस केस में क्या होता,
उस केस में ये होता कि ये पूरा का पूरा जो कोडोमेन वाला हिस्सा था, ये पूरा पूरा जो क्या है कोडोमेन है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता, रेंज में कन्वर्ट, यानी कोडोमेन इक्वल्स टू यहाँ रेंज हो जाता। ठीक है, क्लियर है? ओके बेटा, नोट करिए फिर। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अगला है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इससे जेई क्वेश्चन पूछता है और कई बार पूछता है बेटा, हर साल पूछ ही लेता है कुछ न कुछ मिला उला के। तो ये क्या पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैसे, मतलब ये आपका टाइटल है कि हाउ टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। तो उसके लिए क्या है, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले का भी यूज करेंगे और जब बाइनोमियल हम लोग पढ़ेंगे तो इसका प्रूफ भी देखेंगे। ठीक, अभी मैं आपको समझाता हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपके पास दो सेट होने चाहिए। तो लेट कर लिया हमने। लेट क्या किया हमने, ये हमने लेट किया कि हमारे पास कोई दो सेट है और उस सेट के कोई ना कोई कुछ एलिमेंट तो होंगे। तो लेट कर लिया, लेट सेट ए हैव या हैज m एलिमेंट। कितने एलिमेंट हैं बेटा हमारे पास? सेट ए के कितने एलिमेंट बेटा? m एलिमेंट, याद रखना। और बेटा सिमिलरली सेट बी हमारे पास एक दूसरा सेट है, उसके पास हमारे कितने एलिमेंट हैं? टोटल n एलिमेंट है। अब हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। तो देखो बेटा, उसके लिए फॉर्मूला आएगा देन याद रखना, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल्स टू होता है 2 की पावर m इंटू n। ये हमारा फॉर्मूला है बेटा। ये क्या है? ये अपना एक फॉर्मूला है जो क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन को डिफाइन करता है। ये अपना जो फॉर्मूला है वो क्या बताता है, कैसे हम टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, m क्या है? सेट a के कार्डिनल नंबर है। n क्या है? सेट b के कार्डिनल नंबर है बेटा। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज और इंक्लूडेड है, एम्पटी रिलेशन। जो एम्पटी रिलेशन है ना बेटा, वो भी इसके अंदर है। ये अगर आपसे कोई इंडिविजुअली पूछे कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्पटी रिलेशन, क्या पूछे बेटा? टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्पटी रिलेशन, तो आप कैसे बताएंगे? तो यहाँ लिख लीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्पटी रिलेशन। तो कैसे फाइंड करेंगे बेटा? 2 की पावर mn माइनस 1। इससे हम क्या फाइंड करेंगे सर? इससे हम लोग फाइंड करेंगे टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्पटी रिलेशन। ठीक है, याद रखना। कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताइए। ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्पटी रिलेशन है। और ये क्या है बेटा? ये हमारा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। अब ये फॉर्मूला सर इसमें क्या है आपने तो बता दिया, वो सब समझ में आ गया हमको, कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। सेट ए में 5 एलिमेंट है, सेट बी में 4 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर 20 आएगी। लेकिन सर कहानी ये है, बच्चों की जो दर्द है वो ये है कि भाई देखिए 2 की पावर में mn क्यों लिखा आपने? ये भी बात ठीक है कि भाई वो चाहता तो 3 की पावर mn में क्यों नहीं लिख सकता, 5 की पावर mn क्यों नहीं लिख सकता भाई? हाँ, लिखने को तो किसी की पावर लिखा जा सकता था ना। तो ये 2 इसको क्यों इतनी मोहब्बत है भाई? 2 से कोई ऐसा लगाव तो होना। तो उसके लिए कहानी ये है कि आप जरा वापस से हम आपको समझाते हैं मैपिंग वाला किस्सा। तो मैपिंग वाला किस्सा दिखाते हैं आपको, क्या वहाँ से आपको कंक्लूजन कुछ मिल रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक है, डोमेन रेंज पे आते हैं, देखते सेव है तो 1 मिनट। हाँ ठीक, आइए बेटा इस टॉपिक पे आइए। तो यहाँ जब मैं आपको समझा रहा था तो आप क्या देख पा रहे थे बेटा? यहाँ एक चीज़ तुम देख रहे थे, क्या देख रहे थे सर? कि जब 1 के पास सर गया था ना, तो 1 के पास चॉइस थी। क्या चॉइस थी? कि वो x के साथ रिलेशन में होगा या फिर रिलेशन में नहीं होगा। बात समझो जरा, इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटाता हूँ। ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ। ठीक है, ये आप समझिए, समझाता हूँ बेटा। देखो यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए आपके पास 2 सेट थे, तो सेट ए में और सेट बी में कुछ ना कुछ एलिमेंट थे। सेट ए में हमने इतना एलिमेंट और इसमें भी कुछ एलिमेंट लिख दिया। तो जब मैं ए के साथ मैपिंग करने गया तो 1 का एलिमेंट ए का ए सेट ए है और ये सेट बी है। तो सेट ए के एलिमेंट 1 के पास गया, उसे बोला भाई देख तेरी मैपिंग करानी है सेट बी के लोगों के साथ।
तो बोला ठीक है सर करा दीजिए, क्या दिक्कत है। तो वन के मन में ख्याल आया, कौन से ख्याल आए, वो ऐसा ख्याल नहीं आया कि वो ए के साथ रिलेशन में रहेगा, बी के साथ सी, ऐसा नहीं। अब उससे पूछा गया कि तुम्हारी कुछ इच्छाएं होंगी भाई, तो इच्छाएं तो सभी की होती हैं। तो इसने कहा कि हाँ वो उसका मन करेगा तो ये ए के साथ रिलेशन में रहेगा, या फिर ये जो है ए के साथ रिलेशन में नहीं रहेगा। तो इसका मतलब इसके पास कितनी वेज, मतलब कितनी चॉइसें हो गई। इसके पास सर 2 चॉइस है। कितनी चॉइस है बेटा? 2 चॉइस है। या तो वो वन के साथ, वन क्या करेगा, ए के साथ या तो रिलेशन में रहेगा या फिर रिलेशन में नहीं रहेगा। बात क्लियर है ना? वन के पास, ये इस वन के पास ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है सर? वो ये जो वन है हमारा ना बेटा, ये जो हमारा वन है ना, वो क्या कह रहा है कि यार देखो भाई मैं ए के साथ या तो रिलेशन में रहूंगा या तो रिलेशन में नहीं रहूंगा, यही तो कह रहा है ना भाई, तभी तो 2 आया ना। तो यानी हर एक एलिमेंट के पास, हर एक एलिमेंट के पास, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे वो 3 हो, सबके पास कितनी कितनी चॉइस है सर? सबके पास 2 चॉइस है। किसके लिए? किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेशन में रहने का या फिर रिलेशन में नहीं रहने का। तो बेटा ये कहानी आपको समझ में आ गई कि नहीं आई? तो 1 के साथ वो या तो रिलेशन में रहेगा, कौन? ये 1 या तो ए के साथ में रिलेशन में होगा या फिर रिलेशन में नहीं होगा। तो यानी 1 के पास कितनी चॉइस सर? 2 चॉइस। 2 के साथ कितनी चॉइस? 2 चॉइस। और इस 3 के साथ भी कितनी चॉइस होगी बेटा? इसके पास भी 2 चॉइस होगी। बोलो ठीक है? तो इसलिए बेटा जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला पढ़ते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला लिखते हैं 2 की पावर mn। क्या लिखते हैं? 2 की पावर mn लिखा जाता है बेटा। ठीक है, अब याद रहेगा ये 2 यूज क्यों किया गया। ये क्या है? चॉइसेस हैं। किसकी चॉइस सर? एलिमेंट की चॉइस थी कि वो किसी एलिमेंट के साथ रिलेशन में रहेगा या फिर रिलेशन में नहीं रहेगा। क्लियर हो गया? चलो ओके बेटा, नोट कर लो। हो गया नोट? चलो देखिए बेटा नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट देखिए हम लोगों का क्या है, अगला टाइटल है हम लोगों का बेटा, एक एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद आज की क्लास हम लोग यही ख़त्म करेंगे बेटा। और ज़्यादा से ज़्यादा बेटा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है बेटा तो कमेंट भी करिए। और हम लोग आपके लिए ही कंटेंट अच्छा तैयार कर रहे हैं और अच्छा तैयार करें। हो सके तो आप लोग क्वेश्चन क्वेरी जो भी आपका जो भी डाउट रहे वो भी आप डालिए, उसको लेके हम भी क्या करेंगे, एक सेशन और लेंगे हम लोग, और उस पर आपकी जो भी डिफ़िकल्टीज हैं, जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक, चलो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है एक एग्जाम्पल के थ्रू, ऐसा बोल रहा है लेट ए में 6 एलिमेंट है, डिफाइंड ए रिलेशन फ्रॉम रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू ए। ओके, सेट ए से ए। देखो बेटा जब कभी भी ऐसा लिख दिया जाए ये स्टेटमेंट, इसका मतलब होता है आर सच दैट ए टू ए। ये इस डेफिनेशन का मतलब है। इसका सेंस क्या है सर? इसका इनपुट भी ए से ही लेना है और आउटपुट भी कहाँ मिलने वाला है? सेट ए में ही मिलने वाला है। भाई क्या कर रहे हैं, एक रिलेशन को ये लोग फॉलो कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग रिलेशन बनाना है। तो सबसे पहले क्या करिए, इसको आप पहले लिख लीजिए। किस फॉर्म में? पहले इसे हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। चलो पहले सेट ए बना लेता हूँ। सेट ए में 1 2 3 4 5 एंड 6। सेट ए यहाँ भी लिखना है, लेकिन ये सेट ए है और ये सेट ये भी है, लेकिन ये हमारा कौन सा डोमेन का पार्ट है और ये हमारा कोडोमेन का पार्ट है। ठीक, इसमें भी वही एलिमेंट बेटा सेम बोला गया है, तो सेम हम लोग क्या करेंगे, फिल कर लेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करेंगे बेटा। तो देखो सबसे पहला काम, अकॉर्डिंग टू जो सिचुएशन दिया है उसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे y हमारा क्या है, यहाँ y हमारा रेंज, दैट मीन्स आउटपुट का काम करेगा, x हमारा इनपुट का काम करेगा। तो x की जो भी वैल्यू पुट करिएगा ना, वो डोमेन वाले हिस्से से, किससे हम पिक करेंगे बेटा? डोमेन से। किससे पिक करेंगे? डोमेन। अब चलो x की वैल्यू 1 पुट करो, ये वाली वैल्यू हमने पुट किया बेटा। तो x की वैल्यू जैसे ही 1 पुट करोगे यहाँ पे, तो 1 + 1 दैट मीन्स कितना मिलेगा? 2 मिलेगा तुम्हें। ठीक है, तो लिखने का क्या सेंस होता है बेटा, इसको जब भी हम लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर के साथ लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? ऑर्डर्ड पेयर के साथ। तो कैसे लिखेंगे आप बेटा? 1 आपने पुट किया तो जाके रिजल्ट में कितना मिला? 2 मिला। फिर क्या करो आप 2 रख लो बेटा। जैसे ही यहाँ 2 लिखोगे बेटा तो कितना मिलेगा आपको? 3 मिल जाएगा। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट आप 3 पुट करो बेटा तो 4 मिलेगा। ऐसे सिमिलरली जब आप इसमें 4 पुट करोगे तो 4 के साथ कितना आउटपुट देगा? वो 5 देगा।
और बेटा जब आप 5 दोगे तो 6 देगा। लेकिन बेटा अब कहानी आती है, जैसे ही आप इसमें 6 रखोगे तो आउटपुट में कितना आएगा, 7 आएगा, और वो आपके कोडोमेन में तो कहीं है ही नहीं। जैसे ही आप वहाँ 6 पुट किया, जैसे y इक्वल्स टू क्या लिखा है, x प्लस 1 लिखा है, आप x की वैल्यू कितना रखना चाहते हो, x की वैल्यू सर मैं 6 रखना चाहता हूँ, तो क्या y की वैल्यू 7 जो आई है वो यहाँ कहीं है, किससे आप मैच कराओगे, 6 की मैचिंग तो किसी के साथ होगी ही नहीं ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप क्या करोगे, इस 6 का किसी के साथ रिलेशन नहीं दिखा सकते, यानी कि नहीं बना सकते हो। तो ये जो 6 है आपके डोमेन का हिस्सा तो है, लेकिन वो कोडोमेन का हिस्सा नहीं हो सकता। क्लियर है? तो आपके पास इतने ही ऑर्डर्ड पेयर आएंगे बेटा। बोलो ठीक है। यही बात वो बोल रहा था कि इसको आप क्या करो, एरो डायग्राम, एरो डायग्राम समझ रहे हो बेटा। देखो कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे आ जाओ। एरो से दिखाना हमको, कैसे दिखाना है इसको, एरो से दिखाना है। तो एरो से दिखाना तो बहुत आसान टॉपिक है बेटा। देखो कैसे दिखाएंगे। तो सबसे पहला काम अपना सिंपल सा एरो आप ले लीजिए। 1 किसके साथ जा रहा था, देखो जरा ध्यान से, 1 आपने रखा तो आउटपुट में कितना आया, 2 आया था, तो 1 का एरो 2 के साथ सर, 2 का एरो बेटा 3 के साथ, 3 का एरो बेटा 4 के साथ जाएगा, और बेटा 4 का एरो 5 के साथ, 5 का 6 के साथ, बट 6 का एरो किसी के साथ नहीं हो सकता। ये आपका क्वेश्चन हो गया बेटा। देखो तो आपको क्या करना था, इसे एरो से रिप्रेजेंट करना था। फिर सेकंड पार्ट में बोला है राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो आपको क्लियरली पता है कि सर जो सेट ए है वो हमारा क्या है, डोमेन का पार्ट होता है। और मैंने आपको डेफिनेशन में बताया है कि अगर मैं बाय डेफिनेशन जाऊंगा तो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, तो अगर यहाँ पे जरा ध्यान से देखो तो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट में 1 2 3 4 5, लेकिन क्या 6 आ रहा है, नहीं आ रहा है ना बेटा। तो 6 नहीं आ रहा है, दैट मीन्स 6 हमारे सर डोमेन का पार्ट नहीं। यही मैं समझाना चाह रहा था। वहां मैंने बोला कि 6 हमारे डोमेन का पार्ट होगा, तो बच्चे बोला हाँ हाँ ठीक है सर होगा होगा, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाइए, अकल। ऐसी वैल्यू जो हम रख ही नहीं सकते, जो हम रख ही नहीं पाने, मतलब जिसका रिजल्ट ही कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो यूजलेस हो गया ना बेटा। तो इसका मतलब 6 हमारे डोमेन का पार्ट नहीं होगा। इसका मतलब सर अगर आपसे कोई डोमेन पूछ रहा है व्हाट इज द डोमेन, तो डोमेन कितना आएगा, 1 2 3 4 एंड 5। अच्छा रेंज कितना, रेंज मतलब सेकेंड वैल्यू ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर 2 3 4 5 एंड 6। तो हमारा रेंज कितना होगा, 2 3 4 5 एंड 6। कोडोमेन कितना होगा बेटा, तो कोडोमेन क्या हो जाएगा सर, कोडोमेन सेट बी, सॉरी ए के जो सेट ए के सारे एलिमेंट हैं वो हमारे कोडोमेन के पार्ट होंगे। बोलो बेटा ये क्लियर हो गया क्वेश्चन। तो ये देखिए क्वेश्चन रिलेशन का ऐसे ही आता है, कुछ ना कुछ आपको कंडीशन दिया रहेगा बेटा, उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको अपने क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी और ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, और क्वेश्चन के साथ और इस रिलेशन के पूरे टॉपिक के साथ हम मिलेंगे फिर से आपको सेकंड, इसका थर्ड वीडियो में मिलेंगे, सेकंड वीडियो, ओके सॉरी दिस, ये पहला लेक्चर है ना, सेट रिलेशन का ये पहला वीडियो है। हाँ ठीक, तो सेकंड वीडियो में बेटा हम क्या करेंगे, इसको बाकी के जो इसके टॉपिक्स हैं रिलेशन से क्वेश्चंस जो बनते हैं हमारे उसको कवर करेंगे, जेई के जो क्वेश्चन बनेंगे वो उसको भी कवर करेंगे। हाँ 12th का भी पार्ट इसी सेक्शन में, इसी रिलेशन फंक्शन में हम 12th का पार्ट भी कवर करेंगे। ठीक है बेटा, ओके। तो ठीक है बेटा, ऐसे ही एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए और हम लोगों को थोड़ा मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू।